चलो गाइज, सो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर सॉल्यूशंस। लास्ट क्लास में हमने डिटेल में वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन की थी। मैं आपको आज वेपर प्रेशर के बारे में एक दो एस्पेक्ट्स और बताना चाहता हूँ। तो देखते हैं ज़रा कि अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर पड़ा हुआ है, मान लो टेम्परेचर कुछ टी है, और आपको बोल दिया कि यहाँ का जो वेपर प्रेशर है टी टेम्परेचर पे दैट इज इक्वल टू लेट से 38 mmHg, है ना। प्रेशर के यूनिट तो हम mmHg में, एटमॉस्फेयर में इस तरह से नाप सकते हैं। तो पानी का जो वेपर प्रेशर है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो 38 mmHg है। अच्छा बेटा, पानी के वेपर प्रेशर को कभी कभी क्वेश्चंस में एक्वस टेंशन बोलते हैं। एक्वस टेंशन, ठीक है ना। पानी को एक्वा बोलते हैं तो एक्वस टेंशन भी बोलते हैं इसको। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि मैं इस कंटेनर के अंदर यहां से मॉइस्ट एयर इंट्रोड्यूस कर दूं जिसका पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर हो, जिसके अंदर या वाटर वेपर हो लेट से 50 mmHg, मैंने ये एयर इसके अंदर से पास करा दी, तो अब जो यहां पर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू 50 mmHg। तो होगा क्या कि आपने जब इस कंटेनर में से एयर को थोड़ा सा और फिल करके या मॉइस्चर थोड़ा बढ़ाकर बंद कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, जिस वक्त वेपर प्रेशर 38 mmHg था उस वक्त रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन वाज इक्वल। बट व्हेन यू इंक्रीज द वेपर प्रेशर या व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द वेपर्स प्रेजेंट इनसाइड दिस कंटेनर, तो बेटा उस केस में जो कंडेंसेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो होगा क्या, इवेपोरेशन तो अपना उसी रेट से होगी लेकिन कंडेंसेशन ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सैचुरेटेड एयर है इस टेम्परेचर पे उसके अंदर वेपर प्रेशर जो 38 mmHg हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? उसी तरह से मान लो आपने इस कंटेनर में से थोड़ी ड्राई एयर पास करा दी होती, ड्राई एयर डज नॉट कंटेन एनी मॉइस्चर, और ड्राई एयर आपने पास करा दी होती तो होता क्या, वो ड्राई एयर इस पोर्शन का जो मॉइस्चर है उसको लेकर आगे चली गई होती, तो यहाँ का जो वेपर्स है मतलब वाटर वेपर है वो कम हो गया होता। तो वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है यहाँ पर, जिसको हम पार्शियल प्रेशर से एड्रेस करते हैं, दैट वुड हैव बीन लेस देन 38 mmHg। तो उस केस में क्या होता, उस केस में यहाँ से थोड़ा पानी इवेपोरेट हो जाता, और उस पानी के इवेपोरेट होने के बाद जो अल्टीमेट वेपर प्रेशर बन जाता दोबारा से वो कितना होता, 38 mmHg। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ली चैटलर प्रिंसिपल के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि इफ यू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर देन the reaction will proceed in that direction so as to achieve the equilibrium again। समझ पा रहे हो? तो अगर ऊपर से मॉइस्ट एयर पास करा देते जिसके अंदर प्रेशर या जिसके अंदर मॉइस्चर जो होता वो 50 mmHg होता है, 38 से ज़्यादा होता, तो उस केस में थोड़ा पानी बेटा कंडेंस हो जाता ताकि वापस इक्विलिब्रियम आ जाता कितने mmHg पे, 38 पे। और अगर ड्राई एयर पास कराते हैं तो कुछ यहाँ से वेपर वो मतलब कुछ यहाँ से पानी को इवेपोरेट करा देती। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वेपर प्रेशर का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो एयर है यहाँ पर वो अपने आप को इस लिक्विड से सैचुरेट रखेगी। सैचुरेट रखेगी मतलब वो अपने अंदर उतना मॉइस्चर रखेगी ताकि वो मॉइस्चर का जो प्रेशर हो वो वेपर प्रेशर के बराबर हो। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसी एयर को हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। इसी के ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराना चाहता हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को नोट करें। मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट एन 82 लीटर वेसल एट 300 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 38 mmHg, और जो कैपिटल आ रहा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट उसकी वैल्यू 0.082 दे रखी है। फिर सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, 5 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन दिस कंटेनर, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट आफ्टर सैचुरेशन इज अचीव्ड। तो आप जरा पॉज करें, सोचें इस क्वेश्चन के बारे में और फिर वापस आएँ। चलो लेट्स सी हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। तो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है एक 82 लीटर का वेसल है। मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ। ये एक वेसल है बेटा, इसके अंदर 82 लीटर की वॉल्यूम अवेलेबल है। 300 केल्विन पे ये दे रखा है, तो टेम्परेचर आप ले लेंगे 300, वॉल्यूम आप ले लेंगे 82 लीटर, ठीक है। और प्रेशर जो है यहाँ पे वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर है, ये वाटर वेपर आपने इसके अंदर भरना है। तो बोल रहा है कितना पानी चाहिए होगा उसके लिए, तो पानी के मोल्स निकाल लेंगे हम। तो प्रेशर जो आपको अचीव कराना है वो है 38 mmHg। तो 38 mmHg को आप एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 760 mmHg पर एटमॉस्फेयर से डिवाइड कर दें
तो ये mm और ये सब कट गया, तो यहाँ पे 1/20 आ जाएगा, Hg से Hg कट गया, एटमॉस्फेयर ऊपर चला गया, सो इट इज़ 1/20 ATM। तो इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होगा जब ये सैचुरेट हो जाएगा पानी से, जब ये और पानी नहीं ले पाएगा, तो उस केस में जो पानी का प्रेशर होगा वो हो जाएगा 1/20 ATM, जो कि वेपर प्रेशर के बराबर है। R की वैल्यू आपको दे रखी है यूज़ करने के लिए 0.082 लेनी है हमको। तो हम लगाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इस वेपर के ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन बेटा लग सकती है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगी कितना वेपर चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए वेपर का, तो आप हमेशा उसको आइडियल गैस इक्वेशन से सॉल्व करो। तो उसके लिए हम बोलेंगे PV = nRT। P दे रखा है, पुट कर देते हैं 0.05, 1/20 को 0.05 लिख सकते हैं। वॉल्यूम आपकी हो गई 82 = n नहीं पता, R दे रखा है 0.082 इंटू टेम्परेचर हो गया 300। ये 2 0 इसको दे दो यहाँ पर, तो ये 0 उठ करके यहाँ आ जाएगा, 8.2 हो जाएगा। 8.2 82 से कट गया, यहाँ पे आ गया 10। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो आ गया वो आ गया 10 इंटू ये कर दिया तो 0.5/3। इतने मोल पानी के चाहिए। दीज मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट दिस वेसल ऑफ 82 लीटर। अब इतने मोल्स का मास कितना होगा तो वो निकाल लेते हैं। मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, तो मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है बेटा, मोल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड 0.5/3 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ये कट गया, इससे 6 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3 ग्राम। तो 3 ग्राम पानी अगर यहाँ डाल दिया जाए यहाँ पे, तो वो वेपर में कन्वर्ट होके इस वेसल को वेपर्स के साथ सैचुरेट कर देगा। अगर मैं आपसे बोलूँ 4 ग्राम पानी डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो भी बेटा वेसल तो सैचुरेट हो ही जाएगा और अल्टीमेटली नीचे 1 ग्राम पानी बच जाएगा। अगर मैं बोलूँ मैंने इसमें 5 ग्राम पानी डाल दिया तो 2 ग्राम पानी बच जाएगा। वही सेकंड पार्ट है, इफ 5 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन दिस कंटेनर देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट आफ्टर द सैचुरेशन इज अचीव्ड। तो सैचुरेशन अचीव होने के लिए तो हर केस में 3 ग्राम पानी की जरूरत हमको है, और अगर मैंने 5 ग्राम डाला तो यहाँ पर 2 ग्राम पानी बच जाएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर है 2 ग्राम्स। ठीक है, नोट दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक हमने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की बात करी थी। प्योर पानी हो गया, एल्कोहल हो गया, है ना। तो जो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर होते हैं बेटा, उनको P0 से एक्सप्रेस करते हैं। तो लिखो जरा अपनी कॉपी में, P0 जो सिंबल हम यूज करेंगे, इट इज फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड। डू यू अंडरस्टैंड। तो ये प्योर लिक्विड के लिए P0, नीचे यहाँ पर A ऐसे लिखा होता है, या फिर P0B। तो A का मतलब A लिक्विड के लिए, है ना, वेपर प्रेशर, ये B लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर, और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उसको हम केवल P से डिनोट करेंगे। तो लिख लो अपनी कॉपी में, ये प्योर लिक्विड के ये दोनों, है ना, और ये किसका, ये सॉल्यूशन का। तो ध्यान दो जरा, हेडिंग डालो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक हमने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड पढ़ा है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें होती है बेटा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। वेरी गुड, 2 चीजें होती है। तो अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊं यहाँ पे और कंटेनर को क्लोज भी कर दूं कि वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ध्यान देना, देखो सॉल्वेंट ने तो इवेपोरेट होना ही होना है, सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट इज अ लिक्विड, सॉल्वेंट इज ऑलवेज वोलेटाइल बिकॉज सॉल्वेंट इज अ लिक्विड। लेकिन बेटा जो सॉल्यूट होता है ना, सॉल्यूट लिखो अपनी कॉपी में, सॉल्वेंट इज ऑलवेज वोलेटाइल बट सॉल्यूट मे बी वोलेटाइल और सॉल्यूट में भी नॉन वोलेटाइल। हो सकता है सॉल्यूट ऐसा हो कि इवेपोरेट ही ना हो। अरे भाई ये कैसी बात कर दी, कौन इवेपोरेट नहीं होता, सब इवेपोरेट होते हैं, नहीं होते, नहीं होते सब इवेपोरेट। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पत्थर है सॉलिड या लकड़ी है, इवेपोरेट होती है क्या, नहीं होती। तो सॉलिड्स डू नॉट जनरली गेट इवेपोरेटेड। तो अगर सॉल्यूट, ध्यान देना, अगर सॉल्यूट सॉलिड हुआ तो हम ऐसे सॉल्यूट को बोलेंगे बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये जो सॉल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है और ये सॉल्यूट वोलेटाइल भी हो सकता है। अगर ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हुआ तो इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूट का कितना हो जाएगा, 0। अरे भैया इसके तो वेपर बनेंगे ही नहीं, तो प्रेशर किस बात का, प्रेशर भी एक्सर्ट नहीं होगा।
अगर ये सॉल्यूट वोलेटाइल हुआ तो इसका वेपर प्रेशर उस केस में 0 नहीं होगा। हम दो तरह के सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं। एक वो सॉल्यूशन जिनके अंदर जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल मैंने आपको बता दिया कौन से सॉल्यूट होते हैं, सॉलिड सॉल्यूट्स। तो यहां ब्रैकेट में लिखो सॉलिड। जैसे पानी में यूरिया डाल दिया, पानी में ग्लूकोज डाल दिया, पानी में सुक्रोज डाल दिया, तो ऐसे सॉल्यूट क्या कहलाएंगे, नॉन वोलेटाइल। अब आपने अगर पानी में बेटा ग्लूकोज डाल दिया तो आपको क्या लगता है कि ग्लूकोज के वेपर बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। यूरिया के वेपर बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। उसी तरह से वोलेटाइल सॉल्यूट भी हो सकते हैं, ये जनरली लिक्विड्स होंगे। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम दो पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड कर रहे हैं। पहला हम पढ़ेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट्स के बारे में। ओके, सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मैं आपको एग्जांपल लिख रहा हूं, यूरिया जो क्या होता है NH2CONH2, जिसका मोलर मास कितना होता है बेटा 60 ग्राम्स। दूसरा एग्जांपल ग्लूकोज जो क्या होता है C6H12O6, जिसका मोलर मास कितना होता है 180 ग्राम्स। तीसरा एग्जांपल सुक्रोज। मोस्टली आप देखेंगे क्वेश्चंस में यही तीनों एग्जांपल्स आपको दिखेंगे, सुक्रोज C12H22O11, इसका मोलर मास होता है 342 ग्राम्स। ये तीनों आप याद भी कर सकते हैं। अब देखो जरा होता क्या है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है ना बेटा, तो यहां पे मैं छोटे मॉलिक्यूल जो है वो बना रहा हूं सॉल्वेंट के, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान से देखना। और बड़े मॉलिक्यूल जो मैं बना रहा हूं वो मैं बनाऊंगा सॉल्यूट के। तो हमने ये सॉल्यूशन लिया इस बार, सॉल्यूशन प्योर नहीं है इस बार सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में ए भी होता है जो कि सॉल्वेंट है और बी भी होता है जो कि सॉल्यूट है, ध्यान देना। तो ये सॉल्वेंट ए हो गया, मैं ए लिखूंगा आगे से, और बी सॉल्यूट हो गया। तो ये हमारे सॉल्वेंट हो गए और ये बड़े बड़े बीच में, ये बड़े बड़े, ये सॉल्यूट हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ इमेजिन पहले इस पूरी जगह पर वो मॉलिक्यूल थे जो इवेपोरेट हो सकते थे, लेकिन अब बहुत सारी जगह, या ऐसा बोल लो कुछ जगह ऐसे मॉलिक्यूल्स ने घेर लिए जो इवेपोरेट होने को तैयार ही नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू गेट इवेपोरेटेड। ये बड़े वाले मॉलिक्यूल्स, ये छोटे वाले तो अभी भी इवेपोरेट होंगे, लेकिन बड़े वाले इवेपोरेट होने को तैयार नहीं है। तो आप खुद सोचो, व्हाट विल हैपन टू वेपर प्रेशर, व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन, सब कुछ कम हो जाएगा बेटा। तो जब भी आप एक सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एक सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो सॉल्यूशन जो बनता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले कम हो जाता है। हाँ कि ना? इस चीज को जरा इंग्लिश में अपनी कॉपी में नोट करो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। लिखो व्हेनेवर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल को प्लीज बेटा NV लिखना शुरू कर दो। Whenever a non-volatile solute is added to pure solvent, the vapor pressure of the solution produced is less than the vapor pressure of the pure solvent. तो जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। अरे बड़ी नेचुरल सी बात है यार, बड़ी समझ में आने वाली बात है, कोई मुश्किल तो है नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अब जो यहां पर वेपर प्रेशर होगा उसको मैं बोलूंगा P। जब अकेले ये वाले मॉलिक्यूल थे ना बेटा, ये वाले, तो अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं, तो जब अकेले ये वाले मॉलिक्यूल थे छोटे वाले, मतलब A, तो उस वक्त यहां पे प्रेशर था P0A। अब प्रेशर हो गया P, तो ये प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का, और ये प्रेशर किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। ध्यान देना जरा। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था राउल्ट। राउल्ट वॉज अ साइंटिस्ट हु स्टडीड सॉल्यूशंस। तो राउल्ट ने हमको एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले में राउल्ट ने हमको बताया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कैसे निकालें। प्योर सॉल्वेंट का तो एक्सपेरिमेंटली मेजर करके निकाल लिया,
तो राउल्ट ने एक लॉ दिया, लिखो अपनी कॉपी में राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, पूरा लिखें, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, इसमें लिखें it states that the vapor pressure of a volatile component in a solution, the vapor pressure of a volatile component in a solution is proportional to the mole fraction of that component in the solution, is proportional to the mole fraction of the component in the solution. तो राउल्ट ने बोला कि ये वाला जो प्रेशर है, ये वाला, ये वोलेटाइल कंपोनेंट जो है ना इनमें से, जैसे ये A इज वोलेटाइल एंड B इज नॉन वोलेटाइल, तो राउल्ट ने बोला कि ये जो सॉल्यूशन का प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the mole fraction of volatile component. So this equation is known as Raoult's law. और अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इस XA को 1 कर दूं, इसका मतलब क्या है कि पूरी मोल फ्रैक्शन A की हो गई, तो इसका मतलब मैं इसकी बात ही तो कर रहा हूं, प्योर सॉल्वेंट की। तो अगर मैं XA को 1 कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, P0A के बराबर। तो आप खुद सोचो, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा वो P0A ही आएगा यहां पे। अब आप चेक कर लो, अगर आपने XA को 1 कर दिया, मतलब आपने प्योर सॉल्वेंट ले लिया, XB को 0 कर दिया, सॉल्यूट को नहीं लिया, तो उस केस में जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर है वो P0A यानी कि प्योर सॉल्वेंट के बराबर आएगा। अगर आपने XA को 1 कर दिया, अगर आपने XA को 0 कर दिया, तो उस केस में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो बेटा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वोलेटाइल है वो है ही नहीं, और जो नॉन वोलेटाइल है वो पड़ा हुआ, नमक पड़ा हुआ है। नमक कैसे, कंटेनर में पानी है नहीं, नमक डाल के रख दिया आपने, तो नमक का वेपर प्रेशर क्या हो, 0 ही तो होगा बेटा। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है तो राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन ये बन जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, ये जो P है इट इज लेस देन P0A। वाई? बिकॉज दिस XA इज लेस देन 1। ये XA की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही ये P बढ़ता जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, एक बेसिक सा ग्राफ, जिसमें मैं वाई एक्सिस पे टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ले लूँ, ये कैपिटल P इज द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, आप इसको PS भी लिख सकते हो, इसको P भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर मैं XA ले लूँ, ध्यान देना। तो नॉर्मली ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये ग्राफ थोड़ी इस बॉक्स की तरह बनाए जाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। XA की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे XA की वैल्यू 1 है, क्योंकि XA को 1 से आगे तो जाना ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे बंद कर देते हैं। बंद करो इसको, ऊपर से खुला रख सकते हो लेकिन ऊपर से ही बंद कर देते हैं। देखो जरा, अगर XA 0 है, यहाँ पे XA 0 है, तो इस इक्वेशन में पुट करा तो P कितना आया, 0। ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और ग्राफ ऐसे जाएगा, और अगर XA 1 हो गया तो बेटा ये ग्राफ P0A तक जाएगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए P वर्सेस XA का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। अब ध्यान से सुनना जरा, अगर XA इस साइड बढ़ रहा है तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा XB कैसे होगा, XB, तो आप बोलेंगे XB की वैल्यू तो यहाँ पे सर 1 होगी, क्योंकि दोनों का सम 1 रखना है ना, तो अगर एक 0 हो गया तो दूसरा 1 हो गया, तो XB, और यहाँ पे XB कितना होगा, यहाँ पे XB 0 होगा। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो इस ग्राफ को XB की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। कैसे? आपको ये पता है बाइनरी सॉल्यूशन के केस में 2 ही कंपोनेंट होंगे, तो XA और XB का जो मोल फ्रैक्शन का सम है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से XA की वैल्यू 1 माइनस XB भी लिखी जा सकती है, और अगर मैं इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये P का एक्सप्रेशन आ जाएगा P0A इंटू 1 माइनस XB, P0A इंटू 1 माइनस XB। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये वाली चीज़ जो है, इसका ग्राफ भी हम एक अलग से इसी टाइप का बना सकते हैं। हालांकि ये ग्राफ यहाँ पे ही दिख रहा है मेरे को। कैसे भाई, XB यहाँ पे 0, XB 1 है तो ये 0 है, XB 0 है तो ये 1 है, तो ये दोनों चीज़ों को कवर कर रहा है। इस साइड जाने पे XA बढ़ रहा है और इस साइड आने पे XB बढ़ रहा है। अगर वो बोले नहीं मुझे तो सिर्फ XB का ग्राफ बना के दिखाओ, तो वो भी देख लेते हैं।
अगर वो बोले कि जैसा आपने ये नॉर्मल एक्स का ग्राफ बनाया, इस साइड जाते हुए बढ़ते हुए एक्स बी का बना के दिखाओ, तो वो भी देख लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पी मान लेंगे, यहाँ पे हम एक्स बी मान लेंगे। ध्यान दो, जब एक्स बी जीरो है, जब एक्स बी जीरो है तो पी कितना है, पी नॉट है, तो ग्राफ इस बार यहाँ से शुरू होगा। और जब एक्स बी वन हो जाएगा तो उस वक्त 1 - 1 0 हो जाएगा, तो पी कितना हो जाएगा, 0, तो ग्राफ ऐसे खत्म हो जाएगा। ये एक्स बी है और यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू जब 1 होगी तो ग्राफ खत्म। तो इसलिए हम ऐसे ग्राफ को बॉक्स में बंद करते, भाई उसके आगे तो जाना ही नहीं हमने, तो ये बॉक्स में बंद हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? तो दोनों ग्राफ एक ही चीज़ है, दोनों के वाई एक्सिस पे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, दोनों के वाई एक्सिस पे। तो ये हमने एक्स ए की टर्म में बनाया, उसी में एक्स बी भी लिख दिया, और ये हमने प्योर एक्स बी टर्म में। ये ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बाद हमको नया टॉपिक स्टार्ट करना है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। बट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसका नाम होता है वॉन हॉफ फैक्टर। वॉन हॉफ फैक्टर, तो मैं आपको पहले 10-15 मिनट अभी वॉन हॉफ फैक्टर के बारे में बताऊंगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट वॉन हॉफ फैक्टर। वॉन हॉफ फैक्टर, वॉन हॉफ फैक्टर का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब आपने जो सॉल्यूट डाला वो पानी में जाकर टूट गया, पानी में जाकर टूट गया, जैसे NaCl। जब आप NaCl को डालते हो तो पानी में जाकर Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत रेयर सिचुएशंस में होता है कि आपने एक सॉल्यूट डाला किसी सॉल्वेंट के अंदर और वो वहाँ पर जाकर जुड़ना शुरू हो गया, मतलब उसके दो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके एक मॉलिक्यूल बना दिया। तो जब किसी सॉल्यूट को पानी में डालते हैं और वो टूट जाता है तो उसको, ऐसे सॉल्यूट को हम क्या बोलते हैं बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, डिसोसिएशन। क्या होता है, डिसोसिएशन। तो वॉन हॉफ फैक्टर मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वॉन हॉफ फैक्टर 2 सिचुएशन में निकालेंगे। पहली सिचुएशन है डिसोसिएशन और दूसरी सिचुएशन है एसोसिएशन। तो ध्यान से देखें, तो वॉन हॉफ फैक्टर इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। वॉन हॉफ फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ फाइनल मोल्स अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स। सो इट इज फाइनल मोल्स अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स। तो डिसोसिएशन में देखते हैं क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा पहले समझा दूं। NaCl है, Na2SO4 है, ठीक है, देन लेट्स से Al2SO4 होल थ्राइस है, देन लेट्स से AlPO4 है, या फिर Na3PO4 है, या फिर K4FeCN6 है। ध्यान देना, ये इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट, आप ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ने वाले हो। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है इसका मतलब होता है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आयंस हैं ये फर्दर डिसोसिएट नहीं हो सकते, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रहते हैं। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। अगर मैं NaCl को देखूँ तो डिसोसिएट होगा किस में, Na+ Cl-। ये किस में डिसोसिएट होगा, Na+ और Cl-। जब ये डिसोसिएट होगा तो 2 तो ये देगा Na+ और 1 ये देगा SO4-, तो जिसको सल्फेट आयन बोलते हैं। ये जब टूटेगा तो 2 ये देगा Al+3 और 3 ये देगा सल्फेट आयन। जब ये टूटेगा तो ये एक देगा Al+3 और 1 ये देगा फॉस्फेट आयन PO4-3। जब ये टूटेगा तो ये 3 देगा Na+ और 1 ये देगा फॉस्फेट आयन। जब ये टूटेगा तो 4 K+ मिलेंगे और 1 ये जो आयन है FeCN6 -4 ये वाला आयन मिलेगा। हमको सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि जब ये एक मॉलिक्यूल टूटता है तो कितने आयन मिलते हैं, नंबर ऑफ आयन्स, उसको मैं स्मॉल n से डिनोट करूंगा। लिखो जरा, नंबर ऑफ आयन्स obtained from 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैं इन सब के लिए n की वैल्यू लिख रहा हूं, इन सब के लिए मैं छोटे n की वैल्यू लिख रहा हूं, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए छोटा n मैं यहां पे लिख रहा हूं सबके लिए। NaCl का छोटा n होगा 2, इसका होगा बेटा 3, 2 ये और 1 ये, वहां से गिन रहा हूं 2 ये और 1 ये,
इसको देखो कितना होगा, 2 ये और 3 ये, कितना हो गया 5। इसका कितना होगा 2, 3 और 1 4, इसका कितना होगा 4 और 1 5। n समझ में आ गया सबको? किसी भी मॉलिक्यूल का n आप देख के बता दोगे, है ना, जैसे वो टूटेगा। नाउ ऑल्दो ऑल दीज सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि ये पूरी तरह से, पूर्ण तरीके से दे ब्रेक, ठीक है ना, दे ब्रेक कंप्लीटली। जैसे ही आप NaCl का 1 मोल डालोगे वो एकदम से टूट के 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- दे देगा, ये सच्चाई है। लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन में कि आपको ये बोला होता है, क्वेश्चन बनाने वाले ने बोला होता है कि हमने NaCl पानी में डाला लेकिन NaCl पूरा नहीं टूटा, NaCl थोड़ा सा रह गया, तो उसको हम बोलते हैं कि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं है, या उसकी परसेंटेज डिसोसिएशन 100% नहीं है। तो कई बार ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते, जो कि जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम हो जाती है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 तो मतलब 100% टूट गया, लेकिन अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से लेस, सो इट मीन्स इट डज नॉट ब्रेक कंप्लीटली। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, फिर रिमेंबर, है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं अल्फा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या डेफिनेशन होती है बेटा? मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान देना, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स। और वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है? फाइनल मोल्स अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, देखो जरा। मान लो चलो NaCl का एग्जांपल देखते हैं। सो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन दैट आई वांट टू फाइंड आउट अ फॉर्मूला फॉर I। मेरे को पता है कि अल्फा जो होता है वो ये होता है मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन ओरिजिनल मोल। ध्यान देना, मुझे NaCl के लिए I निकालना है। मान लो मुझे NaCl के लिए I निकालना है। ध्यान देना, अगर मैंने NaCl को इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 मान लिया, और मैंने ये ले लिया शुरू में कि इसका 1 मोल पड़ा हुआ है, मैं कितने भी मोल ले सकता हूँ, लेट मी स्टार्ट विद 1 मोल। तो अगर मैंने इसका 1 मोल ले लिया और अल्फा 1 है, मतलब अल्फा 1 है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? मोल्स डिसोसिएटेड विल बी इक्वल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स। तो फाइनली ये जो NaCl है 1 - 1 कितना बच गया? 0। मैं अल्फा को हटा रहा हूँ, ये 1 लिखा हुआ है, 1 - 1 0 बच गया। जब ये 1 चला गया तो ये भी 1 बन गया और ये 1 बन गया। अब ध्यान दो, हमने अल्फा का इस्तेमाल किया, अल्फा 1 है, अल्फा का इस्तेमाल किया और बोला कि भाई पूरा टूट गया और ये 1 बन गए। अब मैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालता हूँ NaCl के लिए। वॉन्ट ऑफ फैक्टर होगा बेटा फाइनल मोल्स अपॉन ओरिजिनल मोल्स। फाइनल मोल्स कितने हैं? 1 + 1 2, और ओरिजिनल मोल्स कितने हैं? 1। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है इट इज 2/1 इज इक्वल टू 2। अगर मैं ये मान लूं कि NaCl पूरा टूट गया, अगर मैं ये मान लूं कि NaCl पूरा टूट गया, ध्यान से देखना जरा। अब मान लो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो NaCl के केस में एक सिचुएशन और लेते हैं। सिचुएशन ये है कि NaCl का अल्फा 50% दे रखा है। क्या मतलब हुआ कि भैया 50% ही टूटने वाला है, तो फिर से हम NaCl को 1 मोल मान लेते हैं कि भैया शुरू में 1 मोल था, कहाँ पे? t = 0 पे। नोट करो जरा, अगर ये शुरू में 1 मोल था और अल्फा 50% है, तो यहाँ पर हम अल्फा की जगह 0.5 पुट कर देंगे, तो मोल्स डिसोसिएटेड विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू ओरिजिनल मोल्स। ओरिजिनल मोल्स हमने 1 ले रखे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कि इसके मोल डिसोसिएट कितने होंगे? 0.5, तो 1 - 0.5 बचे कितने? 0.5। ठीक है, अगर ये 0.5 गया तो ये कितना बना? 0.5, और ये भी कितना बना? 0.5। तो फाइनल मोल देखते हैं कितने हैं। फाइनल मोल जो है I निकाल रहा हूँ फाइनल मोल अपॉन ओरिजिनल मोल। फाइनल मोल देखो 0.5, तो ये खुद बच गया, 0.5 ये और 0.5 ये, तो आंसर आया 1.5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मोल्स कितने लिए थे? 1, तो आंसर आया 1.5। समझ रहे हो? तो जब इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 थी, जब इसका अल्फा 1 था तो I की वैल्यू 2 आई थी, और जब इसका अल्फा थोड़ा कम हो गया बेटा तो I की वैल्यू 1.5 रह गई। डू यू अंडरस्टैंड? मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको देता हूं, आप खुद जरा इस वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके मुझे बताओ। सॉल्व करो जरा सब लोग, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी को दोबारा करना है आपको, बहुत ही सिंपल, बस अल्फा को 0.2 मान लेना।
चलो करो फटाफट से, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। लेट्स सी कैसे करेंगे। अल्फा अगर पॉइंट हो बेटा, इसको शुरू में 1 मोल मान लो, ये आपकी मर्जी है ना, ज़्यादा भी मान सकते थे। 1 मोल से सिंप्लिसिटी रहती है, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, खत्म हो जाएगा आसानी से। तो हमने इसका 1 मोल मान लिया। अब 1 में से कितना टूटना है, यहाँ पे 1 रख दो, ओरिजिनल मोल्स को 1 रख दो, इसको 0.2 रख दो। अल्फा 0.2 दे रखा है ना, ये 1 रख दो, तो इधर ले आओ। मोल्स एसोसिएटेड कितने होंगे 0.2, तो एक में से 0.2 चले गए, बच कितने गए 0.8। जब ये 0.2 गया तो ये भी 0.2 बना और ये भी 0.2 बना, यही तो स्टोइशियोमेट्री है। तो ये 0.2 बना, ये भी 0.2 बना, तो फाइनल मोल कितने हो गए, फाइनल मोल अपॉन ओरिजिनल मोल, फाइनल मोल हो गए 0.8 प्लस 0.2 प्लस 0.2, तो ये हो गया 1.2 अपॉन 1, आंसर आ गया 1.2। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर हो गया 1.2। कब NaCl का वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1.2 हो गया, कब जब आई की वैल्यू, जब अल्फा की वैल्यू 0.2 हो गई। नाउ प्लीज पे अटेंशन। अब हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं, किसका, वॉन्ट ऑफ फैक्टर का। ठीक, एक हमको मॉलिक्यूल दे दिया, कुछ ABC कुछ ऐसे दे दिया, ये टूटता है A प्लस में प्लस B माइनस प्लस C माइनस, मान लो कुछ ऐसा है। ये ABC नहीं है, ऐसे N तक है, तो ये N में टूट रहा है। ठीक है, इसका मेरे पास शुरू में मान लो 1 मोल है, अल्फा की वैल्यू अल्फा है, इसका 1 मोल है, वो मैं ले सकता हूं, अल्फा की वैल्यू अल्फा है। अब ध्यान दो, अल्फा अगर अल्फा हुआ, ये अगर 1 हो गया, तो मोल डिसोसिएट कितने होंगे, ये 1 हो गया, तो मोल डिसोसिएट अल्फा के बराबर होंगे। आपको तो पता ही है, अल्फा इज दैट नंबर ऑफ मोल्स विच गेट डिसोसिएटेड फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर इसको 1 मोल लिया तो डिसोसिएट तो बेटा उसमें से अल्फा ही होना है, तो अल्फा डिसोसिएट हो गया। ये कितना बना अल्फा, ये कितना बना अल्फा, ये कितना बना अल्फा, ऐसे N में टूटा है, N आयंस में टूटा है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कितना होगा ये सब मिला जुला के, ये 3 नहीं है, ये बहुत सारे ABCDEF ऐसे बहुत सारे हैं, N है टोटल। तो कितने में टूटेगा, अल्फा 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 ऐसे कितने होंगे, N बनेंगे ना, क्योंकि हर आयन में अल्फा अल्फा आयंस बनने वाले हैं। तो हम बोलेंगे कि जो टोटल बना, टोटल फाइनल आयंस, ध्यान देना, टोटल फाइनल आयंस या टोटल फाइनल मोल्स जो होंगे, टोटल फाइनल मोल्स, ध्यान दो, अल्फा 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 ऐसे N टाइम्स, तो कितना हो गया N अल्फा प्लस यहां से कितना है 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय, ये मैंने फाइनल मोल लिख दिया, अब मैं ओरिजिनल मोल लिख रहा हूं, ओरिजिनल मोल है 1, तो आंसर आता है बेटा 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। इसको आप रट लें। अगर आपको ये डेरिवेशन ज़्यादा क्लियर नहीं भी हुआ तो भी फॉर्मूले में हमको यही पुट करना है, I इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। ये N क्या है, N इज द नंबर ऑफ आयंस जिसके अंदर वो मॉलिक्यूल टूटेगा, वो देख के बता सकते हैं। NaCl के लिए 2 है ना, MgCl2 के लिए 3, क्योंकि वो टूटेगा Mg प्लस 2 और 2Cl माइनस में, तो 3 में टूटा ना, तो ये N वो है। N इज द नंबर ऑफ आयंस इन विच अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू ब्रेक इनटू। ठीक है, तो ये N वो हो गया। अल्फा क्या है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि आपको 1 से कम पुट करनी है हमेशा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी I की। अब ध्यान दो, यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक चीज होती है I मैक्स, कि किसी पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए I की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आप बताओ। जब अल्फा मैक्सिमम होगा, देखो बेटा N तो फिक्स है, N तो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, जैसे NaCl का N 2 है, आप जो मर्जी कर लो वो 2 ही रहने वाला है, तो इसको तो रहने दो, भूल जाओ, इसको बढ़ा सकते हो आप, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो I को मैक्स करने के लिए अल्फा को मैक्स होना जरूरी है, अल्फा का मैक्स होता है 1, अल्फा 1 से नहीं हो सकता, तो यहाँ 1 रख दो, तो क्या आएगा बेटा 1 प्लस N माइनस 1, 1 प्लस N माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो ये आएगा N। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है I की, दैट कैन बी इक्वल टू स्मॉल n। ये आप चीज़ रट लो, समझ में आ गया। तो डिसोसिएशन के केस में मैंने आपको समझाया कि किस तरह से हम एक जनरल सॉल्ट को लेकर उसके n आयंस में ब्रेक किया और उससे कैसे हमने ये जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है विच इज़ फाइनल मोल्स अपॉन ओरिजिनल मोल्स की वैल्यू निकाल दी। डू यू अंडरस्टैंड? मैं आपको इसको थोड़ा और अच्छे से समझाना चाहूँगा। देखो इतना बहुत है हमारे लिए, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से समझ गए ना बेटा, तो इस पे हर साल
मेंस में या एडवांस में क्वेश्चन आना ही आना है। और बोर्ड में तो मतलब तुम्हें समझ लो कि एक 2 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। चलो ये 4 क्वेश्चंस हैं, आपको n लिखना है सबके लिए, आपको i मैक्स लिखना है सबके लिए, अल्फा मैंने दे रखा है आपको, और फिर इस अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग i की वैल्यू निकालनी है। चलो करो फटाफट से, ये क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, डिसोसिएशन का क्वेश्चन है। चलो तो लेट्स सी, पॉज कर दो वीडियो को एंड ट्राई टू सॉल्व इट। वेरी गुड, लेट्स कम बैक। MgCl2 इसका n है बेटा 3, AlCl3 n है 4, MgNO3 होल ट्वाइस 3, K4FeCN6 4K और FeCN6 तो ये है 5। ध्यान दो, I मैक्स निकालना है, I मैक्स साइड में लिख दो, I मैक्स याद करो, I मैक्स तो बेटा n के बराबर ही होता है ना। ये जितने आयंस में टूटेगा वही इसका I मैक्स होगा, क्योंकि फाइनल मोल्स उतने ही हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर ये 3 में टूटेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। तो I मैक्स की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 5। अब देखते हैं अगर अल्फा 1 नहीं है, I मैक्स कब होता है, I मैक्स होता है बेटा फॉर अल्फा इक्वल टू 1, लिख लो जरा। लेकिन अगर अल्फा कुछ और है तो उस केस में I की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है, लिखना बहुत जरूरी है। डिसोसिएशन में I होता है 1 + n - 1 इंटू अल्फा। n ये दे रखा है, सॉरी अल्फा ये दे रखा है, n आपको यहाँ पे पता है, तो आपने पुट करना है और आंसर निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका हो जाएगा 1 + n, n है 3 तो 3 - 1 2 इंटू 0.2 तो यह हो जाएगा 1.4। यहाँ देखते हैं n है 4 तो यह हो जाएगा 4 - 1 3 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 1.5 + 1 2.5। ये n दे रखा है 3 तो 3 - 1 2 इंटू 0.4, 2 इंटू 0.4, 2 इंटू 0.4 0.8 + 1 1.8, 5 - 1 4, 4 इंटू 0.9 3.6, 3.6 + 1 4.6। चेक करो, चेक करो क्या सही आया आपका। आप बेटा हमेशा देख लेना कि जब भी डिसोसिएशन वाला केस होगा तो I की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। I की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी। आप नोट कर लो इस चीज़ को। और देखते हैं मैं आपको वांट ऑफ फैक्टर थोड़ा और समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखेंगे। अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ कि पानी ले लिया गया है कंटेनर में, वाटर ले लिया गया और यहाँ से मैंने 58.5 ग्राम्स NaCl डाल दिया, 58.5 ग्राम्स NaCl डाल दिया। NaCl का मोलर मास 58.5 ही होता है। तो मैंने कितने मोल डाले NaCl के, मैंने मोल डाले मोल्स ऑफ NaCl 1। अब ध्यान दो यार, आपको तो पता ही ये पानी में जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा 1 गिवन है, नहीं गिवन तो मानेंगे माने। अगर मान लो उसने क्वेश्चन में अल्फा की बात नहीं करी और इस तरह का एक सॉल्ट दे दिया तो आप अपने आप अल्फा को क्या मानोगे 1। ये आपने 1 मोल इसके अंदर डाल दिया। अब जो आपने इसमें डाल दिया तो क्या वो 1 मोल रहेगा, द आंसर इज नो। वो 1 मोल कन्वर्ट हो जाएगा कितने में, 2 मोल में। कैसे, Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो सॉल्यूशन को ऐसा फील होगा, सॉल्यूशन की जो फीलिंग है उसको समझो। सॉल्यूशन की जो मन में भावना आएगी वो ऐसी भावना आएगी कि मेरे अंदर 2 मोल सॉल्यूट डाल दिया गया है। दिस विल बी द फीलिंग ऑफ द सॉल्वेंट, कि मेरे अंदर 1 मोल नहीं डाला सॉल्यूट, मेरे अंदर 2 मोल सॉल्यूट डाले। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि 1 मोल सॉल्यूट टूट कर 2 मोल में कन्वर्ट हो गया। अब देखो उससे फर्क क्या पड़ेगा। तो सॉल्यूट अपेरेंटली कितना डाला, 2 मोल, यस और नो। तो अगर मैं मोलर वेट की बात करूं या मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं, ध्यान से देखना, मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा आपको तो फॉर्मूला पता ही है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो वही मॉलिक्यूलर मास जो होगा यहाँ से वो आएगा गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। इसी से निकाला है मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैं इसके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 2 मोल डाले हैं मैंने, 2 मोल डाले, उनका मास कितना है 58.5। तो ध्यान देना बेटा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 58.5 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया 29.25 ग्राम्स। ये जो मॉलिक्यूलर वेट है किसका, इस सॉल्यूट का सॉल्यूशन में जाकर इस मॉलिक्यूलर वेट को बोलते हैं बेटा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। लिखो जरा क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। तो इस सॉल्यूट का जो
इस सॉल्यूट का जो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट है वो है 58.5 ग्राम्स, लेकिन जब इसको पानी में डाल दिया और ये टूट गया तो इसका जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट इन सॉल्यूशन है, ध्यान देना, इन सॉल्यूशन वो आ गया 29.25। अगर मैं एक रेशियो निकालूं, ध्यान से देखो, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, तो ये आ जाएगा, थ्योरेटिकल है बेटा 58.5 और ऑब्जर्व्ड है 29.25। ऑब्जर्व्ड कहाँ होता है? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में जाकर जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है वो 29.25 है। तो इससे आंसर क्या आ रहा है? 2 नहीं आ रहा क्या? बोलो, 2 ही तो आ रहा है। और इसका आई कितना, अगर मैं मानता हूं 100% डिसोसिएट हो गया तो 2 ही है, आई 2 ही है, एन भी 2 है। तो ये जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है इसका एक और डेफिनेशन होती है बेटा, ये क्या? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। तो जब भी आपसे वॉन्ट ऑफ फैक्टर पूछा जाएगा आगे से, तो एक तो हो गया फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स और दूसरा हो गया थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। दूसरी बात है एसोसिएशन की। जैसे एसिटिक एसिड होता है ना, जब उसको बेंजीन में डालते हैं तो वो एसोसिएट होकर दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल बनकर बेंजीन में रहता है। जैसे कि एसिटिक एसिड है, इसके 2 मोल है, वो जुड़ जाएंगे और वो बन जाएगा CH3COOH होल ट्वाइस। तो 2 मॉलिक्यूल गए और उनसे एक बन गया। तो आप सोचो कि अगर आपने 5 मोल डाले एसिटिक एसिड के तो बेंजीन में जाके तो 2.5 रह जाएंगे, यस और नो? लेकिन मान लो ऐसा हो कि 5 में से सिर्फ एक ही एसोसिएट होते हैं और बाकी 4 ऐसे ही पड़े रहते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने एसिटिक एसिड 5 मोल ले लिया और उसको बेंजीन में डाल दिया और बोल दिया केवल 20% एसोसिएट होंगे, ध्यान से सुनना, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। अगर आपको बोल दिया 5 में से केवल 20% एसोसिएट होंगे और वो मिलकर के डाइमर बनाएंगे, इसको डाइमर बोलते हैं, 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनने वाला डाइमर। तो आपको बोल दिया 5 मोल एसिटिक एसिड था, 20% उसमें से एसोसिएट होकर डाइमर बना दिया, तो कितने मोल डिसोसिएट एसोसिएट हुए? 1 मोल। 1 मोल जब एसोसिएट हो गया तो बेटा उससे बने कितने? जब 2 मोल जुड़ते हैं तो 1 बनता है, तो जब 1 मोल जुड़ेगा तो कितने बनेंगे? 0.5 बनेंगे ना, तो 0.5 यहाँ से आ रहा है और ये 4 के 4 ऐसे ही रहे, तो 4 + 0.5 कितना हो जाएगा? 4.5। तो जब आपने 5 मोल एसिटिक एसिड को पानी में डाला, तो बेंजीन में डाला, तो उसमें से 4 मोल तो वैसे के वैसे ही रहे, एसोसिएट नहीं हुए। 1 मोल एसोसिएट होकर 0.5 बन गया, क्योंकि 2 मिलकर 1 बनता है, तो 1 मिलकर 0.5 बन गया, तो टोटल कितने मोल हो गए? 4.5। तो आपने डाले 5 मोल, लेकिन सॉल्वेंट को लगा आपने डाले 4.5 मोल। यही लोचा है। तो जब आप एक ऐसी चीज डालते हो जो टूट जाती है तो सॉल्वेंट को लगता है ज्यादा डाल दिया। 1 मोल NaCl डाला, सॉल्वेंट को लगेगा 2 डाले। 1 मोल NaCl डाला, सॉल्वेंट को लगेगा 2 डाले। 5 मोल एसिटिक एसिड डाला, सॉल्वेंट को लगेगा 4.5 डाले। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे 5 में से एक ही 20%, ये जो है ना, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ आई का। तो एसोसिएशन के केस में जो आई है बिल्कुल वैसे ही होता है, यहाँ पे 1/n-1 × अल्फा हो जाता है। ध्यान देना, डिसोसिएशन में आई की वैल्यू थी 1 + n-1 × अल्फा, और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू है 1 + 1/n-1 × अल्फा। n की जगह 1/n हो गया, बस इतना ही फर्क पड़ा है। n क्या है? n है कि कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट होके एक बनाते हैं। तो n पहले क्या था? NaCl के केस में n क्या था कि NaCl कितने में टूटता है? तो था 2। यहां पर है कि कितने मॉलिक्यूल जुड़ करके एक बनाते हैं। n का मतलब है कितने जुड़ेंगे तो एक बनेगा। तो यहां पर N2 हो जाएगा इस केस में, एसिटिक एसिड के केस में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो अल्फा है, इट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कि भैया कितने % जुड़े। अभी क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन नोट करो, पिछली बार यही अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए था। ये जो n है, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
number of molecules which combine to give one molecule, या ऐसे लिख लो वन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ। तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन आपके सामने लिखी है तो ये 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में जो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया, बोला i की वैल्यू 4.5 होगी, सॉरी i की वैल्यू इस केस में कितनी होगी बेटा 4.5/5 यानी कि 0.9। तो आप देखो i की वैल्यू 1 से कम आ गई। तो जहाँ पे डिसोसिएशन होगा वहाँ पे i 1 से ज़्यादा आएगा, और जहाँ पे एसोसिएशन होगा वहाँ पे i 1 से कम आएगा, और जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे i की वैल्यू 1 आएगी। ध्यान देना, i 0.9 आ गया। कैसे आया? 5 मोल आपने CH3COOH डाले, जिसमें से 1 मोल एसोसिएट होकर 0.5 बन गया, और 4 वैसे ही पड़े रहे। तो टोटल फाइनल मोल होगा सॉल्यूशन के अंदर 4 और 0.5 4.5। तो i की वैल्यू होती है फाइनल मोल अपॉन इनिशियल मोल, तो फाइनल 4.5 इनिशियल 5, आंसर आ गया 0.9। उसी तरह से अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाता हूँ तो देखते हैं i 4.9 आता है कि नहीं। तो मैं बोलता ये हो गया 1 + 1/n। 1/n मतलब 1/2 माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, 20% मतलब 0.2। ध्यान देना, तो हो जाएगा बेटा 1 + हाफ इंटू 0.2, हाफ इंटू 0.2, तो 0.2 का आधा 0.1, तो माइनस 0.1, आंसर आ गया 0.9। कौन सा अच्छा है, ऐसे करना या ऐसे करना? दिमाग तो है नहीं, मतलब दिमाग तो हमने लगाना नहीं, सॉरी बुरा मत मानना, हमने ये करना है। हमने डिसोसिएशन के केस में n-1 इंटू अल्फ़ा करना है, और हमने एसोसिएशन के केस में 1/n-1 इंटू अल्फ़ा करना है। अब देखो हम ये सब कहानी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है यार, हम तो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने चले थे, क्या वांट ऑफ फैक्टर, क्या है ये सब? बेटा देखो ऐसा होता है, आपने सॉल्वेंट लिया, आपने उसमें सॉल्यूट डाला। जब आप सॉल्यूट डालते हो तो जो सॉल्यूशन है ना, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने कितना सॉल्यूट डाला। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो केवल इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने कितना सॉल्यूट डाला। आपने 1 मोल सॉल्यूट डाला या आपने 4 मोल सॉल्यूट डाला, तो उन प्रॉपर्टीज़ को इससे फ़र्क पड़ता है। अब सोचो, वो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, है ना, जिनको इससे फ़र्क पड़ता है कि आपने कितना सॉल्यूट डाला। मान लो आपने एक पानी के अंदर NaCl डाला 1 मोल, तो वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम अगली क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे। उनका नाम होता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो केवल इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि कितना सॉल्यूट डाला आपने, सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डाला गया है, केवल उस पर डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे आपने इस पानी में 1 मोल NaCl डाल दिया, 1 मोल NaCl डाल दिया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आपने देखा कि यार वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो ऐसे बिहेव कर रही हैं, ऐसे आपने 2 मोल डाल दिया NaCl। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो दोज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ या उनका जो बिहेवियर है वो क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो आपने जब 1 मोल डाला, वो यहां जाकर बेटा 2 में कन्वर्ट हो गया, वो टूट गया। तो जो इस तरह के सॉल्यूट्स होते हैं जो सॉल्यूशन में जाकर के टूट जाते हैं या जुड़ना शुरू हो जाते हैं, उन सॉल्यूशंस की जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझने के लिए ये वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया कि भैया टूटने के बाद या जुड़ने के बाद कितने मोल्स बने। 1 मोल तो धोखा है, सच्चाई क्या है? सच्चाई इससे आती है कि 1 मोल का क्या हुआ। टेल मी हाउ मेनी मोल्स डज इट गेट कन्वर्टेड इनटू? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 1 मोल अगर 1 से ज़्यादा में हो गया तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ जाएगा। अगर 1 मोल 1 से कम हो गया तो भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दूसरी तरह से चेंज हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमने वांट ऑफ फैक्टर पढ़ा है, आप लोग प्लीज़ NCERT में से एक होमवर्क लिखें, डेफिनेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। वैसे तो मैंने लिख दिया, इट इज़ द रेशियो ऑफ द फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर भी आप एक बार NCERT में से इसकी डेफिनेशन चेक कर लें, अगर कोई चेंज है तो उसको याद करें। और नेक्स्ट क्लास में हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।